हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो केमिस्ट्री का एग्जाम आ चुका है और डेट है 7 मई 2022। तो मैं आज के इस लेक्चर में सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है मैं उसको एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, टोटल आप अगर देखेंगे तो ये पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट है, 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब है कि आप 4 लाइन से लेकर के 6 लाइन तक उसमें आराम से लिख सकते हो। 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 लाइन 5 लाइन तक लिख सकते हो। 4 to 11 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है 3 मार्क्स के, यानी कि एक पेज आपका आधा पेज भर सकते हो, 8 लाइन 10 लाइन यहां तक आप इसको कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9 और 11 में इन्होंने चॉइसेस दी हैं आपको, यानी कि सबसे ज्यादा चॉइसेस आपको सेक्शन बी में मिलेंगी। सेक्शन सी में सिर्फ एक क्वेश्चन है 12, और 12 के एबीसीडी पार्ट होंगे, उसमें लास्ट वाले में इन्होंने एक चॉइस यहां भी दी है। और ये केस बेस्ड स्टडी होगी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये है, 3 मार्क्स के ये है, 2 ये हो गया। तो टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे में सॉल्व करना। ठीक है, तो अमूमन क्या होता है, केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और थोड़ा सा इजी होता है। जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम से पहले भी ये पेपर हो जाता है, इसलिए स्पीड अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपको पेपर के लास्ट में काफी टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो उन बातों पे मैं बाद में आऊंगा। तो अभी हम लोग ये पेपर एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप क्या कीजिए, इतने में सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिए सीबीएसई की वेबसाइट से, ठीक है, और उसको प्रिंट आउट करा करके अपने पास रखिए। बट याद रखें, ये सैंपल पेपर आप तभी देखें जब आप सारे चैप्टर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए इतनी देर में। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए इतनी देर में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। 3 पार्ट हैं आपके पास, एबीसी, इसमें से 2 करते हैं। तो एक बोलता है ये बेंजोइक एसिड, एक है आपके पास फिनॉल, एक है पिक्रिक एसिड और एक है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया आपके पास में ये, फिनॉल हो गया ये। कुछ बच्चे यहां पे सर्कल बनाना शुरू कर दिया है, तो कोशिश करें सर्कल से बच्चे आप 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड बनाइए अल्टरनेट, वो ज्यादा बेटर है। एनसीईआरटी में उठा के देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा उन्होंने गोला शायद किसी में भी नहीं बना रखा है। ठीक है, पिक्रिक एसिड हो गया आपके पास में, और सैलिसिलिक एसिड। आइए, तो ये कहता है आपको पीकेए की इंक्रीजिंग वैल्यू में जमाना है। ठीक है, अब देखो, आप क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जैसे एसिटिक एसिड है, इसका आयनाइजेशन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है CH3COO, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जितना H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही ये एसिडिक होगा, उतना ही Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी और pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है और Kb की वैल्यू बढ़ती है, pKb की वैल्यू कम होती है। ये आपको अमाइंस वाला जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। जब बेसिक प्रॉपर्टी में आपसे पूछ लेता है कि pKb का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कीजिए, तो ये याद रखिए कि एसिडिक नेचर जो है वो Ka के साथ बढ़ता है और pKa के साथ, जैसे Ka की वैल्यू बढ़ेगी pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये बोलता है pKa की इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए, समझना, pKa की इंक्रीजिंग वैल्यू यानी कि Ka की डिक्रीजिंग वैल्यू, और Ka डिक्रीजिंग करेगा यानी कि एसिडिक नेचर भी डिक्रीज करेगा। यानी कि आपको अगर इन चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मोस्ट एसिडिक यहां रखना है और लीस्ट एसिडिक यहां रखना है। क्यों? क्योंकि pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है
उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो पीके की वैल्यू मैक्सिमम यहां रखेंगे। तो इस चीज को अरेंज करते वक्त देखते हैं। अब इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ही सही, ये सब फिनॉल है और इसके साथ में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो इन तीनों में अगर हम देखें NO2 का -I और -M इफेक्ट होगा, तो ये तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, है ना। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से बढ़ जाएगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको याद होगा कि अगर ये H+ दे देता है, मतलब ये अपना कॉन्जुगेट बेस बना लेता है, तो माइनस आता है और ये यहां से रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस के थ्रू यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ ही ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह की कैनोनिकल फॉर्म यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो हाईली स्टेबल होती है। कि सर फिनोल में भी तो होता है, हाँ, फिनोल का कॉन्जुगेट बेस जो है, अगर इसमें से H+ रिलीज करा दूं तो नेगेटिव आएगा, फिर ये जब रेजोनेंस शो करेगा, हाँ, तो फिनोल के कॉन्जुगेट बेस में ये नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ जा रहा है। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं है। ये कहलाती नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि कंपैरेटिवली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होती है। इसीलिए फिनोल आपका लेस एसिडिक होता है। तो लेस एसिडिक है फिनोल, तो इसको अरेंज कीजिए। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों से कम एसिडिक होगा फिनोल। इसमें तो -M ग्रुप है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा खींच लेगा, तो इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फिनोल, ठीक है, यही सबसे कम एसिडिक है। अब इसके बाद आता है आपके पास, ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पर लगा है OH। अब शायद आपको ये बात बताई है, नहीं बताई है, एक वर्ड होता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। जब क्लासेस ली होती हो तो ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि किस पर लगता है, पहले मैं वो बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, है ना। कहता है इसके ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, बट सिंपली मैं यहां पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर यहां पर H+ ने अपने आप को रिलीज करा, तो ये हो गया OH, ये हो गया O-, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है ना। और ये कॉन्जुगेट बेस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो वजह है ही सही, साथ में ये वजह आ जाती है, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक आपके पास में ये हो जाता है, इससे ज्यादा एसिडिक। तो कौन सा रखेंगे, पहले लीस्ट वाला रख दिया, तो हम यहां रखेंगे हम बेंजोइक एसिड। उसके बाद में हम रखेंगे ये वाला सैलिसिलिक एसिड, और यहां पर NO2 का स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना खींच लेता है कि ऑक्सीजन को मजबूर कर देता है कि वो H+ को दे दे, और बहुत ज्यादा मात्रा में H+ देता है। तो पिक्रिक एसिड आपका इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो यहां हो गया आपके पास में पिक्रिक एसिड। तो ये होगा आपके पास में पहले का आंसर, फिनोल, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और पिक्रिक एसिड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKl अरेंज करा है, यानी कि Ka का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो ये है आपका पहला सॉल्यूशन। एक बार आराम से इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आइए इसका बी पार्ट। ये कहता है एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी पे बात करना चाहता है NH2OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमाइन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कि सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव आता है तो एक न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर के इस पर अटैक करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करेगा उतना ही ज्यादा ये रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? इसमें दो फैक्टर है। पहला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए। अगर इसकी बात करें साइड ग्रुप, अगर इसका साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कम करेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी वजह से कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। यह कहता है रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक है आपके पास एसिड एल्डिहाइड, एक है आपके पास एसीटोन, एक है आपके पास मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल, ये रहा मिथाइल और ये रहा कीटोन। ये तीनों को अरेंज करना है। अब आप अपने आप देख सकते हैं कि इस पर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। हाइड्रोजन का छोटा साइज है, यहां पर मिथाइल का बड़ा साइज है, और यहां पे तो ये भी है और ये भी है, तो ये हो जाएगा आपके पास में लीस्ट रिएक्टिव और ये इंटरमीडिएट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, उसके बाद में हो गया एसीटोन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड, क्योंकि लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है। बस खत्म हो गया। एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ करके देख लेना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उस बेस पे। एक क्वेश्चन और है, सी, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। ये कहता है इनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हो जाएंगे। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ जाता है और वॉन्डरवॉल फोर्सेस, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, यहां पे 7 कार्बन है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपके पास में इसका। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये डाइमर बना लेता है। याद होगा आपको कि अगर मैं यहां पे शो करना चाहूं कि एसिटिक एसिड जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस तरह से डाइमर बना लेता है, इसलिए इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा आता है। तो अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फिर इसका होगा। तो आपके पास ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वजह मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। ये इसके बाद आएगा, क्यों? क्योंकि डाइमर बना लेता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसको एक बार एनसीईआरटी खोल करके जरूर पढ़ लेना, है ना, इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अल्कोहल इसके बाद आएगा। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए। पहले 2 सॉल्यूशन है, ए और बी, दोनों को आप डाइल्यूट करते हैं और ए की 25 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी 1.5 टाइम्स बढ़ती है।
अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है और इसकी भी बढ़ रही है, बट इसकी 25 गुना पड़ गई है। ये क्या चक्कर है? टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होता है। पहली बात यह है कि दोनों ही केस में कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हो, मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। बट इस मोलर कंडक्टिविटी के कम होने की दो वजह है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल डाले सारे के सारे आयनाइज हो गए। सपोज करो आपने 1 मोल डाले हैं, आपके पास सपोज करो आपने KCl डाला है। अगर आपने 2 मोल डाले हैं तो KCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पहले केस में 1 क्लोरीन को 1 पोटेशियम खींच रहा था, अब 2 खींचेंगे और डालते जाओगे तो और यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयन विल इंक्रीज। कि सर इसको भी खींचेंगे, कि इसको भी खींचेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, एक आयन को खींचने वाले अपोजिट आयन की संख्या बढ़ रही है। कब? जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो इनकी मोबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। ये इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए ज्यादा कंडक्टिव सॉल्यूशन रहेगा नहीं, तो इसकी कंडक्टिविटी इसलिए कम हो जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले हैं तो वो पूरे के पूरे आयनाइज नहीं होते, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 100% होता है। इसमें भी अपोजिट आयन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, बट वो उतना इंपैक्ट नहीं करता जितना कि करता है ये वाली बात। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, क्लास 11th में पढ़ा हुआ, ये एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है कि कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, जिससे नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और इसकी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। कब? जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर दोनों की मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इसलिए कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और अपोजिट अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयन इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। जबकि इसमें असर आता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। मतलब पहले 90 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे होंगे, अब 80 होंगे, फिर 60, फिर 40, तो मॉलिक्यूल की संख्या ही कम हो रही है, जिसकी वजह से कम हो रहा है। क्लियर? अब क्या बोलता है, आपने डाइल्यूशन बढ़ाया है। डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब पानी डालना। पानी डालने से क्या होता है? कंसंट्रेशन कम होती है। तो कंसंट्रेशन जब आप कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या है, आपने 3 मोल डाल दिया सपोज कीजिए, तो क्लोराइड आयन को खींचने वाले अपोजिट आयन की संख्या आपके सामने है। जब आप इसमें पानी और ज्यादा डालते जाओगे तो नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे, 3 मोल के 3 मोल, वो तो नहीं बढ़ेंगे, बट वाटर इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कम करता जाता है, यानी कि इस अट्रैक्शन को कम करेगा, जिससे इसकी मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा। इसमें क्या कर रहे हो आप? कंसंट्रेशन कम कर दो। कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। अल्फा बढ़ने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, तो नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ गए, तो मोलर कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज करती है। तो जिसमें ज्यादा इंक्रीज कर रही है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट धीरे धीरे। तो आप वजह ये लिख सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी में शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस वही है, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, बट क्या हो रहा है, सॉल्वेंट इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, बट अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब ये कह रहा है इसमें कर्व भी बनाओ, तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें ये कर्व दे रखा है,
कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर देखिए, इसकी मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि यहां पर ये शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर आप यहां देखिए और यहां देख लीजिए, कितना ज्यादा फर्क आ गया मोलर कंडक्टिविटी। और ये ग्राफ बनता है डी बाई ऑन्सगर इक्वेशन से। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन से देखोगे तो ये कर्व आपका बन जाएगा। ये है इसकी डिटेल, एक बार आप नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी खोल करके इसको वेरीफाई करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। ये कहता है ए पार्ट में कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी होती है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है बेटा? ये R हो सकता है, H भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात करते हैं। CO स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहां से भी खींचेगा, इसलिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के H+ के फॉर्म में आने की कोशिश करेगा और ये रिलीज हो सकता है। CO से एडजेसेंट कार्बन है, ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि ये H+ की फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए ये कहलाती है आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन, और ये काफी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। बेस की अगर ये H+ रिलीज कर देता है तो क्या बनाएगा बेस की प्रेजेंस में? अगर बेस डालोगे H+ रिलीज करके वाटर बना करके अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड R, और ये यहां पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है। ये रही इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म। ठीक है, इसी वजह से अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन शो होता है। एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है कि आपके जो वीक वीक बेस हैं उनकी प्रेजेंस में आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो आपको सपोज कीजिए आपका कीटोन है और ये इसकी अल्फा हाइड्रोजन, ये दूसरे मॉलिक्यूल से इसकी पोलैरिटी ऐसी होती है, जब ये H+ यहां से टूटता है तो ये H+ यहां अटैक करता है ना, वीक एल्कली की प्रेजेंस में, है ना। क्या होता है, पहले मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान रखना, CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3, यहां माइनस और यहां प्लस। इस माइनस पे कौन अटैक करेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है प्लस, तो यहां लगा दीजिए प्लस। इस प्लस पे कौन अटैक करेगा? ये पूरा, तो CH2 ये रहा, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है। अगर ये कीटोन है तो इसको कीटोल कहते हैं, अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको एल्डोल कहते हैं। बाद में अगर आप इसको हीटअप करते हैं तो यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन निकलती है और आपका एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यह है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं कि ये क्यों जरूरी है, तो आप कह सकते हैं आफ्टर डोनेशन ऑफ H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, carb n ion is formed which is stable due to the resonance. That is why alpha hydrogen is required for the aldol condensation. और आप करा करके दिखा सकते हैं, हालांकि उसमें रिएक्शन पूछी नहीं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए एक बार। आइए अब इसका बी पार्ट में चलते हैं। ये कहता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन 3 हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन 3 हाइड्रोक्सी। 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 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन
ठीक है, ये कहता है कि भाई ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, या यूं कहें कि टॉलरेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अब इस सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है एक बार देख लेते हैं, छोटा सा। टॉलरेंस रिएजेंट दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि और ये दोनों मिलकर के मेन ये कंपाउंड बनाते हैं, तो इसी को आप टॉलरेंस रीजन कहते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन करता है, जैसे आप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन करता है और इसकी टेस्ट ट्यूब पर एजी डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड जनरली आपके पास में टॉलरेंस रिएजेंट को किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट ये तो कीटोन है, ये तो देना ही नहीं चाहिए। देखो बेटा, पहली बात 12th क्लास में ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ऐसी चीज मेंशन नहीं है, इसलिए ऐसी चीज आ भी नहीं सकती। ठीक है, दूसरा 2016 आईआईटी में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो उसका जब आंसर दिया था, आसपास जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, उन्होंने दिया था, कईयों के आंसर उसमें गलत थे, कईयों के गलत थे। फिर आईआईटी गुवाहाटी से जो उसकी आंसर की आई थी, उसमें इस चीज के बारे में बताया था। तो अब इतना ज्यादा हम बोर्ड क्लासेस में नहीं एक्सपेक्ट करते, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से क्रॉस है बोर्ड क्लासेस के लिए, कोई नहीं पूछ सकता। बट स्टिल यहां देख लीजिए, एल्डिहाइड करते हैं, एक करता है आपके पास फॉर्मिक एसिड, ये भी आपके पास टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ये एसिडिक भी होता है, हाँ, ये बाई फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों के कैरेक्टर शो कर सकता है। तीसरा आता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये सर ये क्या होता है? ये कीटोन है, ये कौन सी कार्बन है? अल्फा कार्बन, अभी भी बताई थी मैंने आपको, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, और ये कहलाता है अल्फा हाइड्रोक्सी। तो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से। कैसे हो जाते हैं? क्या होता है ना, OH माइनस आयन के प्रेजेंस में ये टॉटोमराइजेशन शो करते हैं। टोटोमराइजेशन से इनकी इनोलिक फॉर्म बनती है इस तरह की। मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहूंगा, इस तरह से। और ये इनोलिक फॉर्म कैन बी ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं इसको, टॉलरेंस रिएजेंट। दैट इज व्हाई ये आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने काट दिया है, बट स्टिल अगर आपको लिखना है तो जो सीबीएसई ने आंसर की दी है, उसमें तो पता नहीं उसने क्या लिख रखा है, शायद मिस प्रिंटिंग है। इसमें आप लिख सकते हैं कि इट कैन शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट बिकॉज दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन which shows tautomerization, keto enol tautomerization, due to which the enolic form is formed. Enolic form is formed. This enolic form can be oxidized with the help of tolerance reagent. That is why it can show positive tolerance test. इतना काफी आपके लिए। क्या काफी है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि टॉलरेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाती है और सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। ठीक है, इतना काफी आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इस सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये वीडियो एक बार में देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे कहां पर क्या क्या है। ठीक है, मैं आपके पास सेकंड वीडियो लेकर के आ रहा हूं सेक्शन बी के लिए। ठीक है, तब तक
ट्यून इन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।